हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस की 14वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम इसकी 13 क्लास कर चुके हैं और आज हमारी ये 14वीं क्लास है। और आज हम पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र पेपर 2 का विषय है। और ये पेपर 2 में जो यूनिट 4 है उसमें है ही समाजशास्त्र, जो कि नए सिलेबस में जोड़ा गया है। तो आज हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले मैं 13 वीडियो करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, मध्य प्रदेश इतिहास, मध्य प्रदेश रियासतें, भारत विश्व भूगोल और मध्य प्रदेश भूगोल करवा चुकी हूँ। और आज हमारा ये समाजशास्त्र का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र अगर बात की जाए इकाई 4 की, तो ये सभी टॉपिक समाजशास्त्र में है। सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, विविध वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, विवाह की पद्धतियाँ, और फिर ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार, शिक्षा, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, कुटुंब न्यायालय। तो ये सभी टॉपिक है। और जिससे मैं ये पढ़ाने वाली हूँ, ये मेरे समाजशास्त्र की बुकलेट है। मेरा जो मेंस का पैकेज मिलेगा उसमें ये बुकलेट आपको मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जब टॉपिक ही समाजशास्त्र का पहला ही टॉपिक है सामाजिक समरसता, उसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सामाजिक समरसता, जैसा कि नाम में ही आपको दिख रहा होगा, समाज में समरसता, समाज में समान रस हो, सब एक साथ रहें, सब मिलजुल कर रहें। तो यही ये क्वेश्चन का जो शीर्षक है, टॉपिक का ये शीर्षक है, इसी से हमको समझ में आ रहा है। तो यह एक ऐसा विषय है जिसको क्रियान्वित करना आज समाज और राष्ट्र की एक आवश्यकता है। इसके लिए समाज में एक रसता अर्थात समानता होनी चाहिए। तो ये हम सामाजिक समरसता को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? यह एक ऐसा विषय है जिसको क्रियान्वित करना आज समाज व राष्ट्र की आवश्यकता है। इसके लिए समाज में एक रसता अर्थात समानता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामाजिक समरसता पर निबंध लिखो। ये आपको 11 नंबर में आएगा। अब सामाजिक समरसता पर निबंध लिखो, सामाजिक समरसता के विषय पर लेख लिखो, व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन, सामाजिक समरसता के बारे में अपने विचार लिखो। तो ये क्वेश्चन आपको 11 नंबर में पूछा जा सकता है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? सामाजिक समरसता का सबसे पहले आप एक छोटा सा शीर्षक देके, या कोई कभी भी कोट्स हुआ या कुछ भी पंक्तियाँ जो हैं 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको अगर आ रहा है उससे संबंधित, तो आपको लिख देना चाहिए। जैसे सामाजिक समरसता का पूरा एक शीर्षक क्या कहलाएगा? जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता रहित समाज। ये हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लिया। ईश्वर ने सभी को मनुष्य के रूप में भेजा है, अतः सभी को प्रेम और सौहार्द के साथ रहना चाहिए। ईश्वर ने सभी को, मनुष्य को एक समान तरीके से भेजा है, इसलिए सभी को प्रेम और सौहार्द, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। प्राचीन संस्कृति में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। जैसे कि आज की संस्कृति में किया जाता है, ऐसे प्राचीन संस्कृति में नहीं किया जाता था। हमारे वेदों में भी जाति या धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव वर्णित नहीं है। जैसे कि अलग अलग टाइप की अलग अलग संस्कार दिए हैं, भेदभाव दिए हैं, भ्रष्टाचार दिए हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी भी वेद में भेदभाव का वर्णन नहीं है कि ये वाली जो समाज है ये भेदभाव, इनको मंदिर में नहीं आना चाहिए, या ये इनसे बात नहीं करना चाहिए, इनको टच नहीं कराना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ हमारे जो प्राचीन वेद हैं उनमें वर्णित नहीं है। किसी एक व्यक्ति, जाति, वर्ण या समुदाय विशेष से समाज नहीं बन सकता, न चल सकता। समाज की उन्नति में प्रत्येक वर्ग का होना आवश्यक है। हर जाति का, हर वर्ण का, हर व्यक्ति का होना समाज में आवश्यक है। जिस प्रकार से शरीर का प्रत्येक अंग स्वतंत्र रूप से अस्तित्वहीन है, अकेला शरीर ना हो और अकेले हाथ रख दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, या पैर रख दिए जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सामूहिक रूप से ही पूरे अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार समाज भी सामूहिक रूप में ही अस्तित्व में आता है। एक एग्जाम्पल हमने अपने शरीर का दे दिया। समाज का जो विकास होता है वो सामूहिकता से होता है, मतलब समूह के रूप में होता है, व्यक्ति के वर्ण का नहीं। समाज में कर्म का महत्व होना चाहिए। क्या? समाज में व्यक्ति के वर्ण का नहीं बल्कि कर्म का महत्व होना चाहिए। किंतु इन सभी कुप्रथाओं की जड़ समाज में इतनी मजबूत हो चुकी है कि उनका उन्मूलन करना, मतलब उनको हटाना, उनको रोकना बहुत आवश्यक और मुख्य चुनौती बन गया है, क्योंकि ये जड़ जो है ना समाज में पसर चुकी है। इस कार्य को करने के लिए अनेक वर्षों से कई संत, ऋषि, समाज सुधारक एवं समाज सेवी संस्थाएं कार्यरत हैं।
डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संवैधानिक रूप दिया है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पष्टता का उन्मूलन है। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी आया था और 2016-17 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अनुच्छेद 17 जो होता है अस्पष्टता का उन्मूलन करता है। ये संवैधानिक अनुच्छेद के तहत मतलब संवैधानिक रूप इसको दिया है। आर्थिक एवं शैक्षिक क्षमता के आधार पर भी हर क्षेत्र में समान अधिकार दिए हैं। लोगों के पढ़े लिखे हो जाने से आर्थिक समानता में तो वृद्धि हुई है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर यह असमानता अभी भी बनी हुई है। समरसता का अर्थ ही है समाज को एकजुट करना और पारस्परिक भेदभाव, जो आपस में जो भेदभाव है उसको समाप्त करना। भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला है, मतलब सारी ही धरती एक भाईचारे की तरह है, सारी ही धरती एक परिवार की तरह है, एक कुटुंब की तरह है। यदि लोगों को इस बात का एहसास हो जाए और वे आत्म साक्षात्कार करें और अपनी शक्ति को पहचाने तो भारत माता फिर से सर्वोच्च सिंहासन पर स्थित होगी। यही समरसता का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से हमने अपना ये सामाजिक समरसता वाला आंसर लिखा। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामाजिक समरसता के लाभ बताइए। ये 5 नंबर में है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं अपने मेंस के पैकेज के बारे में आपको बता देती हूँ। जो जिनसे आप ये पढ़ रहे हैं ये मेरा मेंस का ही पैकेज है। मेंस की समरसता की बुकलेट है। मेंस का जो पैकेज है वो आपको 41 बुकलेट हमारे मेंस के पैकेज में मिलती हैं, जिसमें आपको 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं, बाकी 29 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। प्रश्न उत्तर श्रृंखला में हस्तलिखित नोट्स हैं, टॉपिक वाइज है, हर टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि अभी आप सामाजिक समरसता पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे इसके 5 नंबर कैसे बन सकते हैं, 3 नंबर कैसे बन सकते हैं, 11 नंबर कैसे बन सकते हैं। फ्लो चार्ट का कहाँ यूज़ करना है, मैप का कहाँ पे यूज़ करना है, डायग्राम का कहाँ पे यूज़ करना है, ये सभी मैंने अपने नोट्स में कवर किया है। 12 बुकलेट 3 मार्कर की, 29 बुकलेट 5 नंबर और 11 मार्कर के अलावा भी हम आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे आपके टेस्ट लिए जाते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग कराई जाती है। ये 25 ग्रुप अलग अलग हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, जैसे कि फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, एनवायरनमेंट का अलग है, एंशिएंट हिस्ट्री का अलग है, आधुनिक इतिहास का अलग है, भारत विश्व भूगोल का अलग है और एमपी स्पेशल अलग है। इस प्रकार 25 ग्रुप हैं। हर ग्रुप में पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो बेसिक सब्जेक्ट है उनसे संबंधित प्रश्न इन ग्रुप में दिए जाते हैं और उनकी आंसर राइटिंग कराई जाती है। तो ये केवल उन्हीं को मिलते हैं जो हमारे नोट्स लेते हैं। तो आप मेरे लिए नोट्स 41 बुकलेट के परचेस कर सकते हैं। आप कहीं भी भारत में रहते हैं आपके पास ये बाय कुरियर डिलीवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप हमारी इनकी अगर पीडीएफ फॉर्म में लेना चाहें तो सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। अगर आपकी हार्ड कॉपी का प्राइस देखें तो हार्ड कॉपी का प्राइस इसका 11,999 है और सॉफ्ट कॉपी का प्राइस है 4,999। हमारे नोट्स की हार्ड कॉपी का प्राइस ज़्यादा होने का कारण ये है कि पूरे के पूरे नोट्स हैंड रिटन है, हमको खुद कॉपी कराना रहता है। अब आप खुद देख सकते हैं कि एक पेज में एक ही प्रश्न आता है, कभी कभी एक प्रश्न 2 से 3 पेज में आता है तो नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, करीब 5 से 6 हज़ार पेजेस रहते हैं। इसकी कॉपी कराना रहता है, फिर हमको बाइंडिंग भी कराना रहता है। ऊपर हम ग्लॉसी सीट लगा कर आपको देते हैं ताकि आपकी जो कॉपी रहे वो मजबूत बनी रहे और आप आगे भी मेंस में भी आप इसका लाभ उठा सकें। तो इस प्रकार से ये बुकलेट आपको मिलती हैं। तो आप पेमेंट करेंगे, हम स्क्रीनशॉट देंगे, हमसे पेमेंट नंबर लेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट देंगे, देन आप अपना पूरा एड्रेस, नाम, एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर देंगे। आप कहीं भी भारत में रहते हैं आपके पास ये डिलीवर हो जाएंगे। सामाजिक समरसता के लाभ बताने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे समरसता क्या होता है, इसकी एक लाइन में डेफिनेशन दे देंगे। समाज का एकजुट होना। लाभ क्या होता है, इसको फ्लो चार्ट में लिख देंगे। सबसे पहले सामाजिक समरसता के लाभ है कि ये समाज का विकास करता है, अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, समाज के सब लोग एकजुट होंगे, अच्छे से काम करेंगे मिलजुल के तो अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। जाति व्यवस्था को ये मजबूत करता है। समाज में एक रूपता आती, अलग अलग नहीं रहेंगे, सब लोग एक जैसे रहेंगे, एक पहनावा रहेंगे, एक दूसरे से मिलकर भाईचारे रहेंगे तो एक रूपता बनी रहती है। सुरक्षा बनी रहती है, लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे तो सुरक्षा, कोई किसी पे दूसरा भी आक्रमण करने आएगा तो एक साथ रहेंगे तो उसको रोक पाएगा। इससे क्या होगा कि सुरक्षा बनी रहेगी। व्यक्ति स्वयं को मजबूत समझता है कि मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति, पहले के लोग रहते थे समाज में अच्छे से रहते थे, लेकिन आजकल तो
मतलब ये सभी चीज़ें है ही नहीं। अगर आसपास के लोग अच्छे हों, समाज एकजुट होकर रहे, तो व्यक्ति कभी खुद को अकेला नहीं समझता। और जो इतनी सारी जो समाज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मोबाइल लिंचिंग वगैरह आ रहा है, सभी कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, ये समाज में नहीं होंगी। आप ये उदाहरण भी लिख सकते हैं। सामाजिक समस्या में ना उलझकर व्यक्ति को स्वयं का विकास भी कर सकता है। सामाजिक समस्या में ना उलझकर क्या कर सकता है, व्यक्ति स्वयं का विकास भी कर सकता है। तो ये सामाजिक सर्वव्यवस्था के लाभ है। 5 नंबर में आपने लिख दिए, ऊपर थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया, बीच में लाभ लिख दिए, लास्ट में नीचे निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्षतः समाज के कल्याण के लिए समरसता होना आवश्यक है। श्री मोहन भागवत द्वारा दलितों को साथ लेकर चलना इस ओर प्रयास है। ये भी आप लाइन लिख सकते हो कि श्री मोहन भागवत द्वारा दलितों को साथ लेकर चलना इस ओर का प्रयास है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 मार्क का है। र्यूटर के अनुसार समाज क्या है, आपसे पूछा है। तो अलग अलग लोगों, समाज शास्त्रियों ने अलग अलग डेफिनेशन दी। हम कोई भी एक डेफिनेशन लिख देंगे। र्यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है जो समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का बोध कराती है। जो एक समूह के सदस्यों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं, उनके बीच संबंधों का ये बोध कराती है। तो इस प्रकार से हम समाज की परिभाषा लिख सकते हैं कि समाज क्या है। तो र्यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है जो समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का बोध कराती है। क्या करती है, समूह के सदस्यों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनका बोध कराती है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक संरचना क्या है। तो सामाजिक संरचना अमूर्त होती है और ये सामाजिक प्रक्रिया का ही एक अंग है। एक सेकेंड रुकिएगा। इस प्रकार से हम सामाजिक संरचना के बारे में लिख सकते हैं। सामाजिक संरचना क्या है, ये अमूर्त होती है और एक सामाजिक प्रक्रिया इसका एक महत्वपूर्ण अंग होती है। अब अगला क्वेश्चन है जाति क्या है। तो जाति एक प्राचीन संस्था है जो हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का हिस्सा रही है। जाति क्या है, जाति एक प्राचीन संस्था है जो हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का हिस्सा रही है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। अगर आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं है तो सेव करवा दीजिएगा ताकि आपको हमारे स्टेटस दिख सके। जाति क्या होती है, हमने लिखा है जाति एक प्राचीन संस्था है जो हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का हिस्सा रही है। अब आपसे पूछेंगे जाति का क्या अर्थ है। तो जाति शब्द एक पुर्तगाली शब्द कास्टा से आया है। कास्ट मतलब जिसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल। भारतीय समाज कितने वर्गों में बांटा है, देखो हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट का यूज़ किया है। भारतीय समाज को 4 वर्गों में बांटा है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। जाति किस संस्कृति का हस्तांतरण करती है। तो एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति विशेष के रहने सहने, खाने पीने, काम के ढंग को बचपन से ही सीखता है और बड़े होने पर वही अगली पीढ़ी को भी सिखा देता है। इस प्रकार से संस्कृति का हस्तांतरण होता रहता है। अगला है परिवार के प्रकार बताओ। तो परिवार के 2 प्रकार होते हैं, एक एकाकी परिवार और एक संयुक्त परिवार। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक विचारक, पॉलिटिकल थिंकर पढ़ेंगे और इसके अलावा संविधान के भी कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।